नीतीश कैबिनेट की बैठक से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की जो बैठक है वो अब खत्म हो चली है और महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज मुहर लगी है। बता दें कि 49 प्रस्ताव पर आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और 49 प्रस्ताव पर मुहर इस बैठक में लगाई गई है। तो लगातार इन दिनों कह सकते हैं कि नियमित तौर पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, क्या प्रमुख बिंदु जिन पर आज नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई? देखिए, बिल्कुल अभी से थोड़ी देर पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो संपन्न हुई है और कुल 49 एजेंडे पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। जो ग्राम कचहरी सचिव हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है और 6,000 पहले उनका मानदेय था उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है, यानी उनके मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और 1 जुलाई से मानदेय में बढ़ोतरी जो है वो प्रभावी होगी। एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा पटना प्रमंडल मुख्यालय में खेल संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए कैबिनेट ने 574 करोड़ 33,90,125 रुपए की स्वीकृति दी है। ये एक बड़ा फैसला है कैबिनेट का। पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ में कुल 20.5 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी, सिंकफिट, ईएमपी, आरआर इत्यादि के लिए कुल 4,129 करोड़ 6 लाख रुपए के लागत पर तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित जो है उसके तहत राज्य के उच्च पथ संख्या 95 और जो विभिन्न निर्माण कार्य हैं उसके लिए भी प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो दी गई है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग से मेंटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिहार वित्त नियमावली 2024 के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, उपक्रमों एवं अनुसंधानों के उपयोग के पश्चात भंडारित अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण की बिक्री के लिए इन नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसके तहत 2025-26 से केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसके लिए सरकार ने 231 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो कई जो जन कल्याणकारी एजेंडे हैं उस पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। जी राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसकी पार्टी बहुमत में होगी। जिस तरीके से सीएम फेस के चेहरे को लेकर के कांग्रेस बहुत कुछ साफ नहीं कर रही है तेजस्वी यादव को लेकर भी, लेकिन सवाल वही है। हालांकि जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात राहुल गांधी ने कही है उस पर भी दिग्विजय सिंह की सफाई सामने आई है। मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है ये कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? इंतजार करिए हाइड्रोजन बम का। चलिए सर, नीतीश कुमार सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और नीतीश के जो है अधिकारी जो है उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। बात यह है, कोई नई बात नहीं है। जहां जहां डबल इंजन सरकारें हैं वहां भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। देखिए, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले पर बयान दिया है और कहा है कि यही बयान देने का मतलब है कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं और यही हालत है कि 3 प्रदेशों में कांग्रेस सिमट करके रह गई है। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी कम हो जाएगी। देखिए, वो हमेशा बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम तो कभी कोई बम। फोड़ते फोड़ते पूरे देश में कांग्रेस की पचरम थी, आज सिमट गया 3 प्रदेश के अंदर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में अगर 3 प्रदेश का भी चुनाव हो तो राहुल गांधी उस प्रदेश को भी नहीं बचा पाएंगे, वहां सरकार नहीं बना पाएंगे। इनको कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर न केंद्र में न प्रदेश में कोई सीरियस लेता ही नहीं है इनके पार्टी को।
और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है और अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी अब पूरी तरीके से मॉनिटर करने में लगा हुआ है कि बिहार की जमीनी स्थिति क्या है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है और खबर सामने आ रही कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, इसके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता उत्साहित हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने कहा है कि कोई बैठक बीजेपी कर ले, सरकार महागठबंधन की ही बननी है। अब देखिए, इस बैठक पर दिलीप जायसवाल का भी बयान सामने आया है। कहा कि हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और जो कल बैठक होगी उसमें हम नई रणनीति तैयार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आप लोगों की कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दिल्ली में अमित शाह जी भी रहेंगे, आप लोग भी बिहार से यहाँ जाएंगे। कितनी तैयारी आप लोगों ने की है, चूंकि चुनाव अब ठीक सामने है और उसके पहले? देखिए, निश्चित रूप से अब 2 महीना मात्र चुनाव का बचा है और 1 महीना बाद चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग शुरू कर देगी। तो ऐसे परिस्थिति में अब राजनीतिक दल के बैठक चलते रहेंगे और हम लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया है कि आगे का जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर चर्चा होगी। ये लगातार अब चर्चा चलते रहेगा। कौन कौन लोग के बैठक में शामिल होने की संभावना? नहीं, इसमें हमारे जो भी प्रमुख नेता हैं उन लोगों को बुलाया गया है और उनसे फिर चर्चा होगी। तो बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तमाम दलों की अपनी अपनी तैयारी है और बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है। कल अमित शाह के साथ बिहार भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक होनी है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर के केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा है कि नवंबर में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस कार्यक्रम को हम बेहद ही मजबूत तरीके से इस बैठक को एक नई दिशा देने वाले हैं। कल बिहार के लेकर चुनाव का बैठक है। अब क्या सामने किस ढंग से एजेंडा आ रहा है, अब कल के ही बात बताया जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि बिहार के कार्यकर्ता, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि डबल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार, बिहार में विकसित बिहार बनाने के लिए, आदरणीय मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए जनता मन बना चुकी है, कार्यकर्ता मन बना चुका है। निश्चित रूप से नवंबर महीना में फिर से एनडीए सरकार होगी। और देखिए, राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन वाला बयान दिया है, उस बयान पर अब जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया। इसके साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई उस पर भी जीतन राम मांझी ने निशाना साधा है। आइटम बम फोड़ के क्या किए, वो तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है वो भी उसके राडार पर आ जाता है। तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो कुछ भी बिहार में कहा गया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इस तरीके से गिरी हुई भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। उनकी जो पूरी यात्रा हुई है उसमें इतना नीचे स्तर पे उतर के बात की जा सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके लोगों ने प्रधानमंत्री जी की माताजी का नाम लेकर गाली दी। अब इसको भी लोग टॉलरेट कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग। सीधी बात है कि इन लोगों का, खास करके बिहार में आरजेडी का जो संस्कार है, इस संस्कार से लोग ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और बड़ी खबर शिमला से है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी धाराशायी हो गए और लोगों में अब दहशत का माहौल है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर इस लैंडस्लाइड का खास असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पेड़ों का जो एक
गिरावट है वो देखी जा रही है। पेड़ किस तरीके से गिर रही हैं ये तस्वीर देखिए। एक घर पर देवदार के बड़े बड़े पेड़ गिर गए। दूर खड़े लोग खतरे को भाप गए थे तो उन्होंने ये सारा मंजर अपने कैमरे में कैद कर लिया। इतना ही नहीं, वो आवाज देकर लोगों को आगाह करते रहे, वहां से भागने के लिए चिल्लाते रहे। लेकिन तस्वीर देखिए कैसे एक के बाद एक 3 बड़े बड़े पेड़ घर पर गिर गए। गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई है। अंदर जाओ आप। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ जल्दी। आ गया। और देखिए अब आपको पंजाब की तस्वीर दिखाते हैं और पंजाब के करीब 100 गांव की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। किस तरीके से बाढ़ ने इन इलाकों को अपनी जद में लिया है और लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ी हुई है। बता दें कि पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन और सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए मान सरकार के मंत्री जमीन पर भी उतरे हुए हैं। अब आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी हालात बहुत ही भयावह है। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं और खास करके जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तेज बहाव पानी का यहाँ है। भीषण बाढ़ में छतों पर फंसे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 8,50,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मुल्तान और झांग जिलों में बाढ़ के पानी में से होकर अपना सामान सड़कों और ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं, नई तकनीकों की बात कर रहे हैं और कैसे इसका विकास हो रहा है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। खबर धनबाद से, जहां पर हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और इस कोर्ट के फैसले के बाद से एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इसके बाद से इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान ये कहा गया कि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसके बाद से हमें ये न्याय मिल सका है। पूरा मामला आपको बताते हैं, जहां पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जिसमें कोर्ट का फैसला आ गया। फैसले के बाद सराय ढेला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक और नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह भी मौजूद रहे। उनके साथ अशोक यादव और घलटू महतो की पत्नियां भी शामिल हुई। श्रद्धांजलि सभा उसी स्थान पर रखी गई जहां 8 साल पहले नीरज सिंह और उनके साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को देखते हुए जिला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धांजलि सभा के बाद हजारों की तादाद में समर्थकों ने जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि 27 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। फैसले के बाद से ही नीरज सिंह समर्थकों और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। कभी नहीं रुकेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब वो जिस रूप में मिले न्याय मिलकर ही रहेगा। तक मैं अपने पति घलटू दा को, अशोक भैया को, मुन्ना को न्याय नहीं दिलवाऊंगी। मेरी ये गति रुकने वाली नहीं है। उनके मारने वाले ये ना सोचे कि जो वो 8 साल 8.5 साल पहले करना चाह रहे थे, आज वो करके आज जो उन्हें थाली में परोस कर दे दी गया है उससे वो खुश ना हो जाए।
और बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग मिठाई की दुकानों में ये टीम पहुंची, वहां पर मिठाइयों की जांच की गई और इस जांच में पता चला कि मिलावटी मिठाइयां जो है वो यहां पर बनाई जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई की बात सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर ही मिलावटी सामान को नष्ट कर दिया। लड्डू में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च पाए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई चिकन दुकान का भी निरीक्षण इस दौरान किया। हमें लड्डू और पेड़ा और कुछ नारियल के लड्डू भी थे, उसमें स्टार्ची प्रोडक्ट और लड्डू में और खाद्य कलर मिले थे, जो हम लोगों की टीम ने मौके पे उसे नष्ट कर दिया गया। और जाके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है उस तक हम लोग पहुँचे। खबर बोकारो से है, जहां पर एक नर्सिंग अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है और परिवार वाले कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई और इस मौत के बाद से जमकर हंगामा बवाल जो है वो देखने को इस अस्पताल में मिला। तोड़फोड़ की घटना हुई सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में। पथरी के मरीज का ऑपरेशन किया गया था, जहां उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रांची रिम्स रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन की बात कही और इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया और रांची से लौटने के बाद जमकर बवाल किया। सिंपल सा पथरी का ऑपरेशन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऑपरेशन कर दिए। उन लोग का ये क्या बोलते हैं, सूरज और जो है जीएन साहू है, मेरा पिताजी को जानबूझ के हत्या कर दिया है। वहाँ रिम्स जब लेके गए तो बोले कि कौन झोला छाप डॉक्टर से ऑपरेशन कराए हैं। अगर शायद अगर पहले ले आते तो आपका पिताजी को हम जान बचा सकते थे। उसके बाद हम लोग उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेके सीएस को अपना टीम भेजा और इसका जांच भी हुआ। इन लोगों ने अपना साठगांठ करके इसको रिम्स में भर्ती जाके कर दिया। अगर मेरे चाचा हैं, अगर उसको भिलोर ले जाते हैं तो शायद हमको लग रहा है कि वहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन सीएस ने और जीएन साहू जो ऑपरेशन किए हैं वो मिल के और साठगांठ करके और इसको जो है मैंने रिम्स में भर्ती कर दिया। और हम हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से या जो लोग आए हैं उनके भी तरफ से हम यही मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो। डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, जो भी है, हम लोग न्यायिक जांच के लिए तैयार है। पेशेंट का पोस्टमार्टम हो और इसका न्यायिक जांच हो और दोनों लोगों को न्याय मिले। उसी लापरवाही की जांच हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और अब खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां पर देखिए एक नवजात एक नाली में मिला। लोगों को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जब आसपास जाके देखा तो वहां पर एक छोटा नवजात पड़ा हुआ था, जिसके बाद से खलबली मच गई। मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी। पुलिस ने आनन फानन में नाली से नवजात को निकाला और उसे तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। और देखिए बड़ी खबर बक्सर से है, जहां पर पास्ता खाना लोगों को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि पास्ता खाने के बाद से एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और इस मामले में मौत भी हो चुकी है। बता दें कि एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। इलाज के दौरान 2 लोग की मौत हो गई है। बक्सर एसपी ने बताया कि यह सभी लोग पास्ता खाए हुए थे, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के दाहिवार गांव की है। घटनास्थल पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद बक्सर एसपी शुभम हमारे घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच वो खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। बक्सर एसपी शुभम हमारे अपनी पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं और घटना की बारीकियों की जांच हो रही है कि किस तरह से घटना घटी है, मौत की वजह क्या है। मौत की वजह को लेकर बक्सर एसपी शुभम हमारे यहाँ पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो पास्ता खाए थे। पास्ता खाने के बाद सभी की तबीयत ख़राब हुई है और तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया, जिस मामले में 2 लोगों की मौत हुई है। बाकी सभी लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मौके पर घटना की जांच के लिए वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी जांच की जाएगी कि मौत की वजह क्या है, कौन दोषी है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बक्सर एसपी शुभम हमारे इस पूरे मामले की जांच खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, दहिवर गांव, बक्सर।
और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां पर एक महिला पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। उससे पुलिस को सौंपने के बजाय लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। दुर्व्यवहार उस महिला के साथ किया गया और बताया जा रहा है कि उस महिला पर गहना चोरी करने का शक लोगों ने जताया था। घटना डुमरी थाना क्षेत्र के पीपराडीह की है। एक घर से गहना चोरी का शक होने पर लोगों ने एक महिला को पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस के हवाले करने के बजाय कानून हाथ में लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, महिला के बाल काट दिए और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और पीड़ित महिला को जांच के लिए अस्पताल ले गई और उसके बयान के आधार पर 6 महिला सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी भी हो गई है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से गांव में इस महिला को घुमाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाल काट दिए गए। इसके साथ साथ देखिए कैसे उसे अपमानित किया जा रहा है और ये घटना सामने आई है। हालांकि अब पुलिस एक्शन की बात ज़रूर कह रही है कि जिन्होंने भी ऐसा कुकृत्य किया है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस वीडियो के आधार पर पहचान भी उनकी हो रही है। मारपीट हुई, महिला के बाल काट दिए गए, चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। सवाल भी कई हैं कि चोरी का शक होने पर जिस तरह से महिला के साथ अमानवीय हरकत की गई है, उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और सवाल है कि भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। सवाल ये भी है कि चोरी का अगर शक हुआ तो पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी कि खुद को समाज के ठेकेदार मानने वाले कानून से क्या ऊपर हैं और एक महिला को इस तरह से जलील करना कितना सही है। सवाल ये भी है कि आखिर ये कौन से सभ्य समाज की तस्वीर दिखाता है।